हम लोगों का विषय है आज लास्ट विल ऑफ गांधी, जिसको लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ऑफ गांधी कहा जाता है। हिंदी में अगर इसका अनुवाद करें तो कहते हैं गांधी का वसीयतनामा। तब गांधी का वसीयतनामा क्या है, इससे आम तौर पर लोग ये समझेंगे कि भाई गांधी के पास कितनी संपत्ति थी और उस संपत्ति का बंटवारा उन्होंने वसीयत के रूप में किनको किया, कितना किया। लेकिन गांधी के पास ऐसी कोई संपत्ति थी नहीं जिसको वो अपना कहते हैं। जानबूझ करके उन्होंने तो गरीबी अपनाई थी, तो ये प्राय हम सब जानते हैं। तो इसलिए ये जो वसीयतनामा है उसका अंग्रेज़ी जो है लास्ट विल एंड टेस्टामेंट, उसको समझना ज़रूरी है। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 की शाम में हो गई, लेकिन उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा था 29 जनवरी को, और वो लिख करके एक पेज वो कांग्रेस के भविष्य और देश के भविष्य इस सब को सामने रख के उन्होंने लिखा था। प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी थे उस वक्त, महादेव देसाई के बाद प्यारेलाल थे, तो प्यारेलाल को उन्होंने सौंप दिया। उन्होंने फिर उसको सजाया, एडिट किया, और 30 जनवरी को तो उनकी हत्या ही हो गई। तो इसलिए बाद में उन्होंने इसको अखबार में छपवाया और फिर लोगों के लिए ओपन था ये कि इसको लोग समझें, सोचें और इस पर विचार करें। लेकिन इस जो लास्ट विल जिसको हम कहते हैं या वसीयत कहते हैं, उसके बारे में बहुत कम चर्चा हो पाई। बड़े बड़े नेता, गांधी जी के नज़दीक से नज़दीक के शिष्य, उन सब के बीच थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन व्यापक रूप से या कहिए कि इस कांग्रेस के अंदर भी इसकी चर्चा नहीं हो पाई। कारण था उस समय का समय भी इसके लिए जिम्मेदार था। जयप्रकाश जी ने कहा है कि इस चीज़ को मैं भी नहीं समझ सका और मैंने भी ठीक से नहीं देखा, कारण कि आज़ादी मिली थी और गांधी जी की हत्या हो गई, और उसके बाद जो देश में एक काफ़ी उथल पुथल तो नहीं कहिए, लेकिन काफ़ी टेंशन का वातावरण था। कैसे दंगे को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, जो हिंदुत्ववादी शक्तियाँ थीं, आरएसएस था, हिंदू महासभा थी, या अन्य भी केवल इन्हीं संगठनों में सीमित नहीं थीं। तो किस तरह से देश का माहौल बिगाड़ा जाए, तनाव किया जाए, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसका फ़ायदा उठा करके हिंदू मुसलमानों में द्वेष फैलाया जाए और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो, इस तरह की कोशिश भी चल रही थी। तो उसमें देश के सारे जो ज़िम्मेदार नेता थे उनका ध्यान उधर ही बट गया कि भाई कैसे हम इस सिचुएशन से देश को आगे निकालें। गांधी का सपना क्या था, उनका डायरेक्शन क्या था, ये सोचने की उस समय उन लोगों को हिम्मत नहीं हुई या ध्यान नहीं गया। लेकिन बाद में ध्यान जो जाना चाहिए था तो वो भी नहीं गया, इसलिए कि इसमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसको देख करके बहुत सारे लोग असहमत होते। तो वो क्या बातें थीं और कैसे ये सब हुआ वो मैं बताऊंगा। लेकिन बड़े बड़े जो हिस्टोरियन हैं, जिसमें आज के जो एक बहुत प्रसिद्ध हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, उनका मैं नाम लूँगा कि इन्होंने भी लास्ट विल का जो पर्पस था, तो जो टेस्टामेंट था, उसको ठीक से ग्रास्प नहीं किया है। और अपनी किताब में जो उन्होंने लिखा है, तो वो ये लिखा कि ये जो कांग्रेस को डिसबैंड करके लोक सेवक संघ बनाने की बात थी, उसका मकसद ये था कि गाँव का पुनर्निर्माण हो और गांव मजबूत बने, गांव आत्मनिर्भर बने और सेल्फ सफिशिएंट हो। लेकिन इस टेस्टामेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं था। इस टेस्टामेंट का मतलब बहुत कुछ और था, जो देश को एक नई दिशा देने के लिए ज़रूरी था। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये समझना चाहिए कि गांधी जी जितने विजनरी थे, स्वप्न दृष्टा थे, उतने ही व्यावहारिक भी थे। आइडियलिस्ट जितने थे उतने ही प्रैग्मेटिक भी थे। इसलिए एक तरफ तो मेरे सपनों का भारत कैसा होगा, इसको उन्होंने समय समय पर एलोबरेट किया है। वो एक आदर्श समाज, आदर्श भारत ही नहीं, आदर्श दुनिया की भी बात की है। लेकिन वो कैसे बनेगा, इसके जो प्रैग्मेटिज्म होता है, वो भी एबिलिटी उनकी थी। तो उस दिशा निर्देश की तरह से और पहले कदम के रूप में
ये टेस्टामेंट उन्होंने तैयार किया था, जिसमें उद्देश्य के रूप में उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई थी कि मैं क्यों चाहता हूँ ऐसा। एक तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी प्राप्त की, उसके नेतृत्व में आज़ादी प्राप्त हुई, जो भी आज़ादी बनी हुई उसकी मिली, उसकी जो स्ट्रेटजीज़ थी, अंग्रेज़ों से जो मुकाबला करना था, इंपीरियलिज्म से मुकाबला करना था, उसके लिए जो कांग्रेस ने नीतियाँ बनाई और जिस तरह से वो संघर्षरत रही, सत्याग्रह करती रही, वो जिम्मेदार थी देश की आज़ादी के लिए मुख्यतः। बाकी लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं था ऐसा न वो मानते थे न कांग्रेस मानती थी, लेकिन मेन जो प्लैंक था वो कांग्रेस का था। तो अब आज़ादी के बाद कांग्रेस ने उसको आउटलिफ्ट किया है, मैंने उसका वो रोल समाप्त हो गया जो एक प्रोपेगेंडा का रोल था, विचार प्रचार का जो रोल था, आदर्शों का प्रचार का रोल था, वो समाप्त हो गया। और जो एक पार्लियामेंट्री मशीन के रूप में वो काम करती थी, अंग्रेज़ों के समय भी जो सरकारें बनी थी प्रांतीय या राष्ट्रीय, तो उसमें भी उसका कांग्रेस का जो रोल था पार्लियामेंट्री, उससे भी उसको अलग हो जाना चाहिए, गांधी जी ये मानते थे। कम से कम प्रथम श्रेणी की जो लीडरशिप थी उसको सत्ता में न जाकर गांव-गांव में जाकर गांव को मजबूत करना, लोगों को मजबूत करना, ये वो चाहते थे। तो इस कारण भी जो प्रथम श्रेणी के नेता थे, उन्होंने जब उसको देखा भी होगा बाद में, तो उन्हें लगा होगा कि भाई इसमें हम पदों को छोड़ दें, जो उसमें पद से ज़्यादा सम्मान के लिए पद से ज़्यादा एक जिम्मेदारी के पद था। तो इस जिम्मेदारी को छोड़ दें हम, और देश तब कैसे चलेगा, क्या होगा, ये सब उनके दिमाग में भी था। और ठीक है, उसके पीछे कहीं ज़रूर सत्ता में बने रहने की भी आकांक्षा होगी। तो इन सब कारणों से बाद में जो इस पर चर्चा होनी चाहिए थी लास्ट विल के टेस्टामेंट पर, वो चर्चा नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनका ध्यान गया इसकी तरफ, और उसमें पहला नाम लिया जाए तो विनोबा जी थे, जो माने जाते थे कि गांधी जी के उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। तो आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, लेकिन वो राजनीति को नहीं समझते थे। ठीक है कि उस पर उनकी पकड़ नहीं थी, उसका अनुभव वो नहीं था, लेकिन गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी उसको वो समझते थे। तो इसलिए उनका ध्यान इसकी तरफ गया, और उन्होंने, अगर आज भी हम चर्चा कर रहे हैं गांधी जी के वसीयतनामा पर, उस डॉक्यूमेंट पर, तो उसका एक बड़ा कारण विनोबा जी खुद हैं। उन्होंने बाद में जो राज्य शक्ति से अलग हिंसा शक्ति की विरोधी, वो कहते ही थे कि हमारा जो आंदोलन है, उन्होंने जो भूदान आंदोलन छेड़ा था 1951 से, उसके बारे में उन्होंने कहा ही कि हमारा आंदोलन हिंसा शक्ति की विरोधी, राज्य शक्ति से भिन्न, यानी कानून की जो ताकत है उससे भिन्न, और लोक शक्ति के निर्माण के लिए है। और मानते थे कि लोक शक्ति से ही समाज का पुनरुत्थान हो सकता है या पुनर्निर्माण हो सकता है, और समाज का ही नहीं, लोक शक्ति जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी वैसे ही पूरा राज्य का स्ट्रक्चर बदलेगा, राज्य की ताकत का स्वरूप बदलेगा, और हम सही लोकतंत्र की दिशा में बढ़ सकेंगे। तो ये सब उद्देश्य थे जिसको लेकर के गांधी जी के दिमाग में ये बात आई थी, और उसमें केवल कांग्रेस को डिसबैंड करने की बात नहीं थी। 4-5 बातें थीं। एक तो जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस का रोल पूरा हो गया, ये उनको लगता था। दूसरा ये लगता था, काफ़ी जो महत्वपूर्ण है, कि आगे जिस लोकतंत्र की तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, उस आगे बढ़ने में यह अनिवार्य है कि लोक शक्ति और सैनिक शक्ति के बीच संघर्ष होगा ही। सिविल पावर और मिलिट्री, इस दोनों के बीच संघर्ष होगा कि किसकी सुपीरियरिटी रहेगी, कौन किसकी ताकत प्रिवेल करेगी। और इस संघर्ष में लोगों की ताकत अगर मजबूत रही, वो आगे आए, तो हमारा लोकतंत्र बचेगा और हम लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेंगे। और अगर इस संघर्ष में सिविल पावर हार गया तो मिलिट्री पावर का रूल हो जाएगा। तो लोकतंत्र के लिए वो ये इस संघर्ष को अनिवार्य मानते थे, और इसलिए चाहते थे कि देश के लोग इस संघर्ष की तैयारी में लग जाएं
और लोक शक्ति को बढ़ाने में लग जाएं। इसकी व्याख्या दूसरी तरह से भी की जाती है कि सिविल पावर से गांधी जी का मतलब था कि सरकार, यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी, ये सिविल पावर है, और मिलिट्री पावर तो एक अलग है। तो इस दोनों के बीच के संघर्ष में सिविल पावर की एसेंडेंसी हो मिलिट्री पावर पर, तो ये काम तो देखिए नेहरू जी के नेतृत्व में ये पहले ही हो गया कि सिविल पावर ने अपने को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया और इस तरह से काम किया कि मिलिट्री सिविल पावर के मातहत हो गई। यानी जो पार्लियामेंट कहेगा, जो जुडिशरी कहेगी, ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, मिलिट्री उसके बाद ही उसका रैंक है। तो ये काम हो गया। लेकिन सिविल पावर के साथ ये है कि वो अपने आप में भी जनता से ताकत प्राप्त, जनता से की ताकत से बनती है, लेकिन उसकी ताकत पुलिस में है, उसकी ताकत मिलिट्री में है। तो सिविल पावर भी एक समय आने पर खास समय में मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करती है अगेंस्ट डेमोक्रेसी। समय पर हमने देखा है, इमरजेंसी में हमने देखा कि कैसे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया। पुलिस फोर्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिलिट्री का जो पावर है, बेसिक वायलेंस, उसी का एक दूसरा रूप है पुलिस फोर्स, वायलेंस बेस्ड। तो सिविल पावर कई बार सप्रेसिव हो जाएगा, इसलिए कई लोगों ने सिविल पावर की परिभाषा की कि भाई सिविल पावर का मतलब केवल सरकार नहीं है या केवल जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सिविल पावर से गांधी जी का मतलब था, अगर उसको एलोबरेट किया जाए तो सीधे जनता आती है, लोक शक्ति आती है, लोक आता है। और जब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि गांधी जी ने जो कहा कि कांग्रेस डिसबैंड किया जाए, लेकिन क्यों किया जाए और आगे कांग्रेस क्या करे, तो उस स्ट्रक्चर से स्पष्ट होता है कि गांधी जी के मन में सिविल पावर से मतलब गांव-गांव में फैले हुए जो करोड़ों लोग हैं इस देश के, उनकी जो ताकत है वही इसका मतलब था। यानी जिसको विनोबा जी ने लोक शक्ति नाम दिया और जयप्रकाश जी ने इसको प्रचारित किया लोक शक्ति के नाम से, तो वो मतलब उसका ज़्यादा समझ में आता है कि ये ज़्यादा अर्थ करना सही है ऐसा। जैसे जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई इस टेस्टामेंट को मैं भी नहीं समझ पाया था, और उसका कारण था उस समय जो धमाचौकड़ी मची हुई थी, जो अनिश्चितता की स्थिति थी, इस कारण हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन विनोबा जी ने इस चीज़ को समझ के एक आंदोलन ऐसा छेड़ा जो जनता की ताकत के बल पर था, जिसमें राज्य की मदद थी, लेकिन हिंसा का आधार कहीं भी नहीं था, दबाव का आधार कहीं नहीं था। वो भूदान आंदोलन था। और उस भूदान आंदोलन को जब विनोबा जी ग्रामदान आंदोलन के रूप में संगठित करने लगे, यानी पूरा गांव का गांव अपने को स्वयं संचालित करने में लग जाए, तो जयप्रकाश जी इससे काफ़ी आकर्षित हुए। और तब उन्होंने उस स्टेज में समझा कि गांधी जी का जो ये लास्ट विल और टेस्टामेंट के रूप से जो डॉक्यूमेंट प्रसिद्ध है, उसका मतलब क्या है। वो कई बार अफसोस भी करते थे कि मैंने इसको गांधी जी के जीवित रहते नहीं समझा, गांधी जी की इन बातों को, और बाद में विनोबा जी के आंदोलन के संदर्भ में उन चीज़ों को समझा। तो अगर मैं पहले समझ जाता तो भारत का इतिहास कुछ और होता। तो वो बात क्या थी, तो गांधी जी जैसा मानते थे कि सिविल पावर और मिलिट्री पावर में संघर्ष अवश्यंभावी है अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज बनाना चाहते हैं। तो ये इस संघर्ष को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जनता को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उन्होंने देखा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देशव्यापी पार्टी है, और इसके साथ एक स्वतंत्रता के लड़ाई की लेगेसी है, सत्याग्रह इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके चरित्र में बंधा हुआ है। तो इस कांग्रेस जैसे जो एक व्हीकल कह लीजिए, एक शस्त्र कह लीजिए, इसको क्यों नहीं सत्ता भोगी शस्त्र से अलग ले जाकर जनता के लिए काम करने वाला शस्त्र बनाया जाए, औजार बनाया जाए। तो उस रूप में गांधी जी कांग्रेस को देखने लगे, और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव किया कि कांग्रेस अपने को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रस्ताव करे कि हम कांग्रेस को डिसबैंड करते हैं, और फिर जिनको सत्ता में जाना है वो अपनी अपनी पार्टी बनाएं।
लेकिन डिसबैंड क्यों करते हैं? तो डिसबैंड के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोक सेवक संघ के रूप में परिणत हो जाना चाहिए, यानी कांग्रेस को ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए। आज हम आप सुनते हैं कांग्रेस विरोधी जो पार्टियां हैं, खासकर आज जो सत्ता में है, जो कांग्रेस विरोधी ही नहीं बल्कि जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ उनकी विरोधी है, वो इस बात को ज़ोर शोर से कहती रही है कि कांग्रेस को गांधी जी चाहते थे कि समाप्त कर दिया जाए। ये बात बिल्कुल झूठी है, एकांगी है। इसको समझना चाहिए कि गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस को समाप्त करके वो एक नए रूप में खड़ी हो, मतलब कि ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक नए रूप में सामने आए और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, फ्लावर इनटू लोक सेवक संघ। डिसबैंड तो कर ले वो अपने को, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ही प्रस्ताव करके डिसबैंड करे, और इट शुड फ्लावर इनटू लोक सेवक संघ। तो जो लोग आज आलोचना करते हैं कांग्रेस की, क्या वो लोक सेवक संघ की जो परिकल्पना थी गांधी जी की, उसको स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो खुद उनको इसे अपनाना चाहिए। कांग्रेस को वो क्यों कहते हैं कि भाई आप लोक सेवक संघ के रूप में बदलिए? वो भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि कांग्रेस डिसबैंड हो जाए, अपने को ख़त्म कर दे। तो इसलिए इसको समझना चाहिए कि इसमें राजनीति नहीं घुसा के, ये देश के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, देश को बचाने के लिए, केवल लोकतंत्र को ही नहीं बचाना है। देश तो आज चौतरफा कमज़ोरियों से घिरा बंधा है, और जो कुछ बचा है वो समझिए कि मिलिट्री की ताकत पर बचा है, पैसे की ताकत पर बचा हुआ है। अगर ये मिलिट्री और पैसा हम ख़त्म कर दें या कम कर दें तो देखिए हमारे देश की क्या हालत है। गरीबी 50% से भी ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। साक्षरता निरक्षरता का भी वही हाल है, और कई जो सूचकांक हैं देश के विकसित होने के, उसमें हम निचली पायदानों पर आते हैं। तो इसको समझ, गांधी जी का जो लास्ट विल टेस्टामेंट है, इसको समझना चाहिए इस दृष्टि से कि हम कैसे एक नई दिशा में देश को ले जा सकते हैं। और मैं तो मानता हूँ कि देश ही नहीं, अगर भारत में ये प्रयोग हुआ और कुछ हद तक सफल हुआ तो सारी दुनिया को ये एक नई दिशा दे सकता है। तो लोक सेवक संघ के रूप में फ्लरिश हो, और क्या करे, तो क्या करे के रूप में भी उन्होंने 5-6 मुद्दे खड़े किए हैं कि हर गांव में 5 लोगों का संगठन हो, हर पंचायत में 5 स्त्री पुरुष का संगठन हो जो परिवर्तन चाहते हों, जो गांधी जी के सिद्धांतों, या गांधी जी के सिद्धांतों नहीं कहिए, लोकतंत्र के सिद्धांतों को मानते हैं। इक्वलिटी हो, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, कम्युनलिज्म न हो, सभी धर्म को समान मानने वाले लोग हों, बुरी आदतों के शिकार न हो, नशे के शिकार न हो, ये सारे उनके गुण होने चाहिए। और खादी पर उस समय जो था, खादी पर जोर गांधी जी का, तो उन्होंने कहा था कि ये सब खादी पहनने वाले हों, या तो खुद खादी बना करके पहने, या फिर जो उस समय की ऑल इंडिया खादी की कमेटी थी उसके द्वारा अप्रूव्ड खादी पहने। उस समय खादी कमीशन की तरह से ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो मिल और खादी के मिलावटों को भी अप्रूव करता है, और जिसमें काफ़ी करप्शन है, वैसी बात नहीं थी। तो ऑल इंडिया खादी कमीशन जो उस वक्त का था, उसमें उसके द्वारा अप्रूव्ड खादी पहने। तो ये सब शर्तें लगाए हुए थे कि ऐसे लोग गांव के नवनिर्माण में लगें। और गांव के नवनिर्माण का क्या मतलब था, तो उसमें भी गांव को संगठित करना, और इस तरह से संगठित करना, जैसे उन्होंने कई मुद्दे दिए हैं जो मैं चाहूँगा कि पॉइंट वाइज आपको बताऊं। कि तो जिस गांव में वो ग्रुप है 5 लोगों का, जिस पंचायत में, वो ग्रुप इस तरह के चरित्र वाले व्यक्तियों का हो, महिला और पुरुष दोनों उसमें हों, और इनका पर्सनल कांटेक्ट उस गांव के हर परिवार के साथ हो। ये हवा में नेता की तरह काम करना नहीं है, बल्कि एक जो सेवक होता है उसके रूप में काम करने की चीज़ है कि पर्सनल कांटेक्ट उनका गांव के लोगों से हो, और वो गांव के लोगों को ट्रेन करें वोटर के रूप में,
उनका एनरोलमेंट ठीक से हो रहा है कि नहीं, अगर कोई वोटर नहीं है लिस्ट में नाम तो अपना नाम जा कर के वो लिखाए, किस पार्टी को वोट देना है, कैसे देना है, ये भी उनकी समझ गांव वालों की बढ़े, इस रूप में गांव वालों की ट्रेनिंग दें। और रोज़ अपनी वो कार्यकर्ता जो हैं, जो कहिए सेवक कहिए, तो वो अपना रोज़ की डायरी मेंटेन करें कि हमने ये काम किया, वो डॉक्यूमेंट करें। एक समाज विज्ञान का ये हिस्सा हो जाता है कि हम जो करते हैं रोज़ उसका डॉक्यूमेंटेशन करें और फिर रोज़ देखें भी कि इसमें हम प्रगति कर रहे हैं या पिछड़ रहे हैं, कहाँ कमी है। तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन का महत्व आज हम नहीं समझते हैं, या जो समझते हैं वो समझते हैं कि हाँ इसका महत्व बहुत ज़्यादा है अगर हम अपने काम को सुधारना चाहते हैं और नित्य आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की बात अपने काम का वो गांव वाले लोग किया करें, ये उन्होंने ज़ोर दे करके लिखा था। और फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क के द्वारा गांव को रीऑर्गेनाइज करना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना, ये उनका जो 10-12 रचनात्मक कार्यक्रम थे, उन्होंने 18 रचनात्मक कार्यक्रम सुझाए थे। उनका इस्तेमाल करके गांव को आर्थिक रूप से सेल्फ सफिशिएंट बनाना, आप किसी दूसरे पर निर्भर न रहें, इस तरह की उसकी आर्थिक स्थिति को तैयार करना, और स्वास्थ्य को लेकर के काम करना। गांव में ही ऐसे खान पान का तौर तरीका हो, रहने की शैली ऐसी हो जो एक स्वास्थ्य को बना के रखे और स्वस्थ शैली हो। फिर शिक्षण के बारे में कहा कि कोई निरक्षर न रहे, और जो नई तालीम का उनका कॉन्सेप्ट था, जो गरीबों के लिए, गांव के लिए और शहरों के लिए भी बहुत ही अप्रोप्रिएट, एक बच्चे के समुचित विकास, सर्वांगीण विकास के लिए नई तालीम की उनकी धारणा थी। तो उस नई तालीम के माध्यम से शिक्षण का काम करें, यानी जागरूकता का काम हो, पॉलिटिकली वो अपने रोल को प्ले कर सके हर गांव वाला, इसके लिए वोटर के रूप में उसका एजुकेशन हो, स्वास्थ्य और शिक्षण का हो। फिर वो जो 5 का ग्रुप हो वो वोटर लिस्ट चेक करें कि चुनाव में जो धांधली होती है कि बहुत से नाम का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया, बहुत से लोग जो मरे हुए हैं उनका नाम जोड़ दिया गया, बाहर के लोग हैं उनका नाम जोड़ दिया गया, तो ये जो गलत है, तो वोटर लिस्ट को भी चेक करें, ये उनका काम है। और उस समय यूनिवर्सल फ्रेंचाइज नहीं था, वोटिंग राइट कुछ लोगों को था। तो जिन लोगों को की एबिलिटी वैसी नहीं है तो वो अपनी एबिलिटी बढ़ाएं कि वो वोटर बन सकें। लेकिन खैर वो आज वो लागू नहीं है, क्योंकि आज तो एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज हो गया। पहले 21 साल से ऊपर के सारे लोग, निरक्षर हों, गरीब हों, अमीर हों, कुछ भी हों, लेकिन उनको वोटिंग राइट मिल गया। और 21 साल से अब 18 साल की उम्र कर दी गई है, तो ये काम उनका अब नहीं रहा। और वो जो सेवक हैं वो अपने को दुनिया देश की परिस्थिति से अपडेट करते रहें और उसके अनुसार अपनी ट्रेनिंग करते रहें, नई चीज़ पढ़ते जानते रहें, यानी एक जागरूक के रूप में रहें। ये उसके लिए उन्होंने दिया। अब ये जो 5 लोग रहेंगे एक पंचायत में, या जिनको कही कि लोक सेवक संघ के सेवक, ये क्या करेंगे, तो किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे समाज का, ये भी नक्शा उन्होंने बना करके दिया था। और ये कहा था कि इस नक्शे में आवश्यकता अनुसार आप फेर बदल कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद ऐसी ही हो। एक पंचायत में 5 लोग, 2 पंचायत में 10 लोग, जो 5 लोगों का एक ग्रुप है उसमें स्वतः एक नेचुरल लीडरशिप किसी की बन जाएगी। दूसरे पंचायत में 5 लोग जो हैं उनकी भी नेचुरल लीडरशिप बन जाएगी, कोई ना कोई एक लीडर रहेगा जिसकी ये कैपेसिटी रहेगी, एक उसकी मॉरल अथॉरिटी रहेगी। तो नेता बनने के लिए उस स्तर पर वोट की बात नहीं है, जो नेचुरल लीडर है वो सामने आ ही जाता है, क्योंकि सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। और तब ये जो पंचायत का जो लीडर रहेगा वो अपने में से 2 पंचायत का मिला करके एक लीडर चुनेगा। तो 2 पंचायत में 10 कार्यकर्ता हुए, ये 10 लोग मिलके एक लीडर चुनेंगे। तो 10 लोगों का आपस में घुलना मिलना, एक दूसरे के गुण अवगुण जानना काफ़ी आसान रहता है। इसलिए वो जब अपना नेता चुनेंगे तो वो बहुत रियल लीडरशिप होगी।
तो इस तरह के 2-2 पंचायत मिला के 100 यूनिट की बात उन्होंने की कि 100 यूनिट हो और फिर उसमें जो नेचुरल लीडर्स हैं वो बैठ करके अपने में से एक लीडर चुने। तो फर्स्ट ग्रेड की लीडरशिप हो गई पंचायत की, सेकंड ग्रेड की लीडरशिप बनी उसके ऊपर के लेयर की, और इस तरह से जो 100 गांव 100 पंचायतों का सर्किल हुआ, ये बढ़ते बढ़ते पूरे देश में छा जाए। फिर जो मानिए कि सेकंड ग्रेड की लीडरशिप जो है उनकी संख्या 500 हो गई। तो आज भी संसद में 540 प्रतिनिधि हैं हमारे, तो मान लीजिए 600-700 लीडर हो गए। ये मिलके सारे देश में जागरूकता का काम करें और जो सब काम गांधी जी ने गिनाए थे उनको करें, ताकि गांव मजबूत हो, लोग मजबूत हों, एक दूसरे पर इनका भरोसा भी रहेगा, क्योंकि लीडरशिप जो चुनी गई है, बनी है, वो नेचुरल लीडरशिप है। तो ये कॉन्सेप्ट था ऑर्गेनाइजेशन का भी कि सेवकों का संगठन कैसे बने, और समाज का भी कि समाज का संगठन कैसे बने। इसमें दोनों बातें आ जाती थी। और इसकी अथॉरिटी क्या रहेगी, क्या ये लोग अपनी पुलिस फौज रखेंगे या कोई शांति सेना बनाएंगे, या सरकार की जो मिलिट्री रहेगी वो इनको सपोर्ट करेगी, इनकी अथॉरिटी क्या रहेगी। तो इसके बारे में भी उन्होंने साफ साफ कहा कि इनकी अथॉरिटी केवल मोरल अथॉरिटी रहेगी। उन्होंने 3 शब्द का इस्तेमाल दिया है कि एक तो अथॉरिटी रहेगी कि दे authority or powers derive their authority. They will derive their authority and powers from service ungrudgingly. Service ungrudgingly and service ungrudgingly and wisely. ये 2 टर्म था कि ये जो इनका जो ये एक्वायर करेंगे पावर, वो अपनी सर्विस के आधार पर, जो अनग्रजिंग सर्विस होगी उस आधार पर, और वाइज सर्विस होगी। ये सर्विस भी एकदम एक नौकर की वाली सर्विस नहीं होगी कि हम आपके नौकर हैं और सेवा कर रहे हैं, बल्कि बुद्धिमत्तापूर्ण सेवक इस रूप में जो सर्विस करेंगे ये, इससे अपने आप एक अथॉरिटी उनकी बनेगी। गांधी जी का मानना था कि आप कर्तव्य करेंगे तो आपको अधिकार भी मिलेगा, वह फॉलो करेगा। कर्तव्य को, सिंसियर ड्यूटी को फॉलो करता है राइट। तो अगर आप अनग्रजिंगली सर्विस करते हैं और वाइजली सर्विस करते हैं, तो आपकी अथॉरिटी अपने आप आपके पास खींच कर आएगी, और इस तरह से जो अथॉरिटी एक्वायर्ड होगी उससे ये अपना काम करेंगे उस अथॉरिटी के बल पर। तो एक तरह से कही कि लोक सत्ता या नैतिक सत्ता के आधार पर देश चलेगा। वो मतलब सरकार को वो रिप्लेस नहीं करेंगे, सरकार तो जैसे चल रही है वो चलेगी, लेकिन लोग मजबूत हो गए और लोगों में ताकत आ गई, समझदारी आ गई, गांव-गांव संगठित हो गए, तो अपने आप जो सरकार चल रही है, जो राजनीति चल रही है, उस पर एक अंकुश लगेगा और बैठेगा। तो ये उद्देश्य था और ये उनका प्लान था कि इसके बाद हमको ये करना है। और इसके लिए फिनेंस कहाँ आएगा, तो इस बात को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि फिनेंस बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन गांव से इकट्ठा किया जाए चंदा, और उसमें भी जो गरीब लोग हैं उनके पैसे का उपयोग किया जाए, उनसे चंदा लिया जाए, ताकि गरीबों तक हमारी पहुंच हो और गरीब हम तक पहुंचे, गरीब भी अपना अधिकार माने कि हाँ हमने पैसा दिया है और इसमें हमको एक्टिव रोल प्ले करना है। तो इससे सारा समाज एक परिवर्तन की तरफ जाता है। गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर आदमी की ताकत बढ़ती है, और इसी का मतलब है कि जो गरीब नहीं है, पढ़ा लिखा है पहले से ही, तो वो उसकी ताकत भी बढ़ेगी, और जो निचला तबका है वो भी ऊपर उठेगा। तो बिल्कुल एक नया समाज बनेगा और नया देश बनेगा। तो नया देश का बनने का मतलब है कि इसके कारण राजनीति में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो कहा जाता, जयप्रकाश जी ने कहा ना कि सरकार पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। तो जनता का नियंत्रण हो, इसके लिए जनता में ताकत कहाँ से आएगी, तो जनता में ताकत कैसे पैदा होगी, इसकी ये स्ट्रेटजी थी।
और तब जो भी सरकार है उस पर उसका नियंत्रण रहेगा। वो न इस तरह से देशद्रोह का कानून लागू कर सकती है, न इस तरह से यूएपीए बना सकती है, लागू कर सकती है, और न मनमानी कर सकती है। तो जनता के हित के जो कार्यक्रम होंगे, जनता के हित के जो कानून होंगे, वही चीज़ें लागू होंगी और वही चीज़ें सरकार को करनी पड़ेंगी, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में जनता रहेगी ऐसा नहीं, बल्कि जनता के नियंत्रण में सरकार होगी। तो इस स्ट्रेटजी के रूप में इसको देखना समझना चाहिए, जिसको हम गांधी का वसीयतनामा कहते हैं, और इसको पढ़ना चाहिए। और इसको जानने समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें समझनी जाननी पड़ेंगी कि किस तरह का भारत गांधी जी बनाना चाहते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे, और इससे आगे जा कर के किस तरह की दुनिया बनाना चाहते थे। अब ये जो हमने कहा कि इस टेस्टामेंट में का निष्कर्ष ये था, या निष्कर्ष ये है कि सत्ता से अलग रह करके देश भर में एक ताकत खड़ी हो लोगों की, के सेवकों की, और वो ताकत लोगों में ऐसी ताकत पैदा करे कि जो सत्ता है, सरकार है, उस पर लोगों का नियंत्रण हो, इस लायक लोगों को बनाए और इस तरह से संगठित करे। तो ये कोई बहुत अव्यावहारिक चीज़ नहीं है। लगता है कि ये तो सपने की चीज़ है, ये कैसे संभव है, लेकिन ये हुआ है हमारे देश में और हो भी रहा है। भूदान का जो आंदोलन था, जो गांव-गांव में फैला हुआ था और उसकी तरफ देश के सारे नेताओं का ध्यान जाता था, कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग भी भूदान पदयात्रा में शामिल होते थे। तो भूदान को बढ़ाने के लिए तो शामिल होते ही थे, लेकिन अपनी जो राजनीतिक हैसियत थी उसको भी बनाए रखने के लिए शामिल होते थे। विनोबा जी ने कहा था कि ये जो मेरी पदयात्रा है वो दो तरह की पदयात्रा है, एक तो पैदल यात्रा है, दूसरी पद प्राप्त करने की भी यात्रा है, या पद में हैं हम तो उसकी गरिमा बनाने की भी यात्रा है। तो दोनों दो तरफा असर उसका होता था। और इसके जो दो तत्व थे कि हम सत्ता में नहीं जाएंगे और बिना गए हुए हम लोगों के बीच काम करेंगे, उनकी सर्वांगीण शक्ति को बढ़ाने की, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक समझ को बढ़ाने के लिए ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर रही है। भूदान और ग्रामदान आंदोलन तो एक हद तक चल के रुक गया, लेकिन उसने इस बात को जीवित रखा कि समाज में काम करना है तो वास्तव में काम जो है वो है सत्ता से अलग रहो और जनता के बीच जाकर काम करो, उसे जागरूक बनाओ। इस चीज़ को जयप्रकाश जी ने काफ़ी उजागर किया। जयप्रकाश जी का जो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था उसमें तो उन्होंने शर्त ही रखी कि हमारा पूरा आंदोलन निर्दलीय रहेगा। निर्दलीय यानी सत्ता की होड़ में नहीं रहेगा, लोगों के बीच रहकर काम करेगा, और हमारा आंदोलन उसी तरह के काम के लिए है। और जो देश में सरकार अपनी ताकत बढ़ा रही है, अथॉरिटेरियन हुई जा रही है या तानाशाही की तरफ जा रही है, उसको हमें रोकना है। और हमने देखा कि ये स्ट्रेटजी इतनी कारगर रही कि सारी पार्टियों को मजबूर होकर एक होना पड़ा, और जब चुनाव आया, एक मौका मिला, तो उन पार्टियों के एक हो जाने से जनता को बहुत सहूलियत हुई कि उसने तानाशाही की जो पार्टी थी उस वक्त, कांग्रेस, उसको हरा दिया और जनता पार्टी को जिता दिया। तो ये सब जनता के दबाव से हुआ कि राजनीति में राजनीतिक दलों को इस तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, जो चाहे जिस तरह से चाहे करें वो नहीं होगा। लेकिन जयप्रकाश जी का भी नेतृत्व, ये जो निर्दलीय नेतृत्व था और लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, उसके लिए मौका नहीं मिला। जैसे महात्मा गांधी ने ये जो टेस्टामेंट लिखा, उसके दूसरे दिन ही उनकी हत्या हो गई। अगर वो उन्हें 5-7 साल मिलता तो वो इस टेस्टामेंट को कैसे व्यावहारिक रूप से लागू किया जाए, इसके लिए काफ़ी काम किया होता उन्होंने, और वो बहुत सफल भी होता। गांधी जी का जो इंटेलिजेंस था, जो उनकी क्षमता थी, वो तो अपार थी। उसी तरह से मैं मानता हूँ कि जयप्रकाश जी को अगर समय मिला होता, 1-1.5 साल संपूर्ण क्रांति के आंदोलन चलने के बाद ही वो बीमार पड़ गए बुरी तरह और शारीरिक रूप से कुछ करने से अक्षम हो गए। इसलिए ये जो सत्ता से अलग एक शक्ति खड़ी करना, लोक शक्ति खड़ी करना और सरकार को उसके नियंत्रण में लाना, इस पर जो काम चल रहा था वो आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन काफ़ी सफल रहा कि उस वक्त की तानाशाही समाप्त हो गई। और लोगों के दिमाग में आज भी है
कि हम काम करेंगे। अगर हम सामाजिक काम कर रहे हैं तो ये पार्टी में शामिल होकर के हम सामाजिक काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी में शामिल होकर हम अच्छी तरह से राजकाज चलाने का काम करेंगे तो वो एक अलग काम है, वो भी ज़रूरी है। जिनको लगता है वैसे काम करना वो करें, ईमानदारी से करें। लेकिन पूरे समाज को बदलना और ताकत खड़ी करना लोगों की, ये एक ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है और उसमें लगना सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए ज़्यादा उपयोगी है, आवश्यक है। ये समझ जो बनी है वो आज देखिए कि कोई भी आंदोलन होता है, किसानों का आंदोलन अभी चल रहा है तो वो कहते हैं कि हमारा आंदोलन निर्दलीय है, हम पार्टी वगैरह, बल्कि कुछ पार्टियों को तो आने से भी वो रोकते हैं कि आप हमें शामिल मत हो। ठीक है, आकर के मंच पर से भाषण दे सकते हैं, दे करके चले जाइए, लेकिन पार्टी के रूप में आप हमें शामिल न, आप अलग रहें। तो जितने भी आंदोलन अभी खड़े हो रहे हैं, बन रहे हैं और आगे भी हम समझते हैं जो बने होंगे, वो निर्दलीय ही रहेंगे और सत्ता की होड़ में हम नहीं हैं, यही वो उनके कामों से प्रदर्शित होगा और वो लोगों की ताकत उससे बढ़ेगी। तो गांधी जी ने ये स्ट्रेटजी बनाई थी वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, उतनी ही कारगर भी हो रही है और इससे हम अगर इस दिशा में हम बढ़ें तो एक बड़ा परिवर्तन हम देश में ला सकते हैं, दुनिया में ला सकते हैं।